नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। हर राज्य बिहार नहीं होता और हर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होता। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 10 साल बाद 20 साल बाद आज ऐसा हुआ कि किसी राज्य की पुलिस ने केंद्र सरकार के किसी मंत्री को गिरफ्तार किया है, जिससे महाराष्ट्र से दिल्ली तक में खलबली मची हुई है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र की रत्नागिरी पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने एक बयान में सीएम उद्धव ठाकरे के लिए यह कह दिया था कि जिस मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि आजादी के कितने साल हो गए, अगर मैं वहां होता तो उन्हें थप्पड़ लगा देता। इसी बात पर राणे के खिलाफ पहले ताबड़तोड़ मामले दर्ज हुए। शिवसेना कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए और फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वजह से आदेश दे सकता है कोई भी। राणे से रण, सेना सड़क पर, बयान पर बवाल, नारायण गिरफ्तार। महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा, फंस गए राणे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ शिवसेना का हल्ला बोल मंगलवार को पूरे महाराष्ट्र में दिखा। क्या मुंबई, क्या नासिक, क्या पुणे और क्या रत्नागिरी, प्रदेश के 17 शहरों में राणे के साथ बीजेपी दफ्तर भी शिवसेना के निशाने पर रहे। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोला था। इस दौरान उन्होंने थप्पड़ का जिक्र भी किया, जो शिवसेना के हल्ला बोल की वजह बन गया। अब इस मामले को लेकर महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ गया है। कभी चुप बैठेंगे नहीं। आज उन्होंने आह्वान दिया था कि मेरे घर के नीचे आके दिखाओ, आज सिर्फ युवा सेना उसके घर के नीचे आके दी है, वो दोनों भाग गए हैं। ये ताकत है हमारी। पुलिस मंडल हमच्यावरती दबाव है, हमको ऊपर से बहुत दबाव है, प्रेशर है, ना कॉपी दिखाते ना कुछ दिखाते। पुलिस बाहर रहता। भारतीय जनता पार्टी वक्तव्य का समर्थन नहीं करेगी, पर व्यक्ति का समर्थन पूरे तरीके से करेगी। भारतीय जनता पार्टी नारायण रावजी राणे इनके पीछे पूरी ताकत से खड़ी रहेगी। महाराष्ट्र के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ 49 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें अधिकांश मामले कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने की वजह से है। लेकिन बवाल बढ़ा है उनके उद्धव के खिलाफ बयान की वजह से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं कि राणे की गिरफ्तारी से पहले शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पूरे महाराष्ट्र में कैसे बवाल मचाया। महाराष्ट्र के 17 शहरों में शिवसेना ने राणे के खिलाफ प्रदर्शन किया और बीजेपी के दफ्तरों तक पर हमला कर दिया। वहीं पुणे, रायगढ़ और नासिक समेत अब तक राणे के खिलाफ 49 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें अधिकतर कोरोना निर्देशों का पालन नहीं करना शामिल है। जन आशीर्वाद यात्रा में सोमवार को राणे ने सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ कई बयान दिए थे, जिसके बाद शिवसेना का प्रदर्शन शुरू हो गया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर पुणे, मुंबई, रत्नागिरी और नासिक की ये तस्वीरें देख रहे हैं। मुंबई में जहां नारायण राणे के आवास के पास प्रदर्शन किया गया, वहीं पुणे और नासिक में बीजेपी दफ्तरों को निशाना बनाया गया। रत्नागिरी में जिस होटल में राणे ठहरे हैं, वहां भी शिव सैनिकों ने प्रदर्शन किया। साथ ही पुणे के डेक्कन मॉल पर भी पथराव किया गया। तो राणे और उद्धव ठाकरे के बहाने हम बिहार और नीतीश कुमार की बात क्यों कह रहे हैं, यह समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल नारायण राणे ने कहा था कि मैं सीएम को थप्पड़ मार देता। सिर्फ थप्पड़ मारने की बात पर राणे गिरफ्तार हो गए। अब नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी नेताओं के बयान को आप याद कीजिए, जिसमें सबसे ज्यादा हमले तेजस्वी करते हैं। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का पितामह कहा। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगाया। तेजस्वी कहते रहते हैं कि सरकार चोर दरवाजे से आई है। नीतीश कुमार ने एक बार लालू प्रसाद के बच्चों की बात की थी, जिस पर तेजस्वी ने यह तक कह दिया था कि मुख्यमंत्री का भी एक बेटा है कि नहीं, यह तो वे ही बताएंगे। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को निर्लज कुमार तक कह दिया है। ऐसे बयान पर कई बार नीतीश कुमार का गुस्सा फूटा है, मगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और इसलिए
हम ये बात कहते हैं कि हर राज्य बिहार नहीं होता और हर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होता। आज बिहार में पंचायत चुनाव की डुगडुगी भी बज गई। गांव की सरकार बनाने के लिए 11 चरणों में मतदान होगा। 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाले पंचायत चुनाव की अधिसूचना आज राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कर दी गई। इसके साथ ही प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। ऐसा पहली बार होगा जब बिहार के पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। 6 पदों के लिए होने वाले इस चुनाव में 6 करोड़ 38 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिहार में कुल 11 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक होने वाले पंचायत चुनाव में 6 करोड़ से अधिक मतदाता 10 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। हर जिला एक साथ चुनाव में जाएंगे और एक फेज, जैसा मैंने बताया कि जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं वो एक फेज बाद से शुरू होंगे और सभी जिलों के कुछ प्रखंड जाएंगे। 8072 मुखिया के पदों के लिए चुनाव होंगे। 9.28 करोड़ हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें से 6.38 करोड़ हमारे वोटर्स हैं, इलेक्टर्स हैं। और जैसे कि मतदान केंद्र हमने बताया कुल 1,13,891 मतदान केंद्र। तो गांव की सरकार बनाने के लिए कुल 11 चरणों में होने वाले बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है। 4 पदों के लिए ईवीएम जबकि 2 पदों के लिए बैलेट बॉक्स से मतदान कराया जाएगा। मुखिया सहित 6 पदों के लिए पंचायत चुनाव होंगे जिसमें कुल 8,072 मुखिया के पदों का चुनाव किया जाएगा। 6 करोड़ 38 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1,13,891 है, जबकि 7 प्रखंडों में 2 चरण और बाकी सभी प्रखंडों में 1 चरण में पंचायत चुनाव होंगे। कुल 2,55,022 पदों के लिए पंचायत चुनाव होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही बिहार में आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुकी है, जिसके चलते अब किसी भी नई योजना की शुरुआत नहीं हो सकेगी, जबकि पुरानी योजनाएं जारी रहेंगी। प्रत्याशी बुधवार से 6 अलग अलग पदों के लिए नामांकन दाखिल कर सकेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब बिहार पंचायत चुनाव से जुड़ी अहम बातों को समझते हैं। पहली बार बिहार में पंचायत का चुनाव ईवीएम के इस्तेमाल से होने जा रहा है, यानी कि पहली बार पंचायत के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होगा। 6 पदों के लिए चुनाव होना है जिसकी कुल संख्या 2,55,022 है। अनुमानतः चुनाव में 10 लाख से ज्यादा उम्मीदवार होंगे। 6 करोड़ से ज्यादा वोटर किस्मत का फैसला करेंगे और यही वजह है कि 11 चरण में चुनाव का फैसला लिया गया है। तो पंचायत चुनाव 11 चरणों में होगी। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आज झारखंड को बड़ी सौगात मिली है। झारखंड के देवघर में बने पहले एम्स की आज से शुरुआत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने वर्चुअल तरीके से देवघर एम्स की ओपीडी का ऑनलाइन उद्घाटन किया। कल से देवघर एम्स के ओपीडी में डॉक्टरों की टीम बैठेगी। इसके साथ ही प्रदेश के संथाल परगना इलाके की बड़ी आबादी को स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने झारखंड की जनता को स्वास्थ्य सेवा की बड़ी सौगात दी है। बाबा नगरी देवघर में खुले प्रदेश के पहले एम्स की शुरुआत मंगलवार को हो गई। आदिवासी बहुल संथाल परगना की लाखों की आबादी को इसका फायदा मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ओपीडी का ऑनलाइन उद्घाटन किया। फिलहाल यहां 20 से अधिक तरह के रोगों की जांच होगी और हर रोज 200 मरीज देखे जाएंगे। उद्घाटन समारोह में मधुपुर के विधायक और सरकार के पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन के साथ ही गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद थे। बाबा नगरी और संथाल परगना और इर्द गिर्द बिहार के लिए बहुत बड़ा सौगात है। यहाँ एम्स का आज उद्घाटन हो गया और इसमें जो
लाखों लोग हैं जो इलाज के बिना डेथ हो जाती है, उनको एक फ़ायदा होगा। और देखा होगा आपने, मैंने मंच से भी कहा कि सभी लोगों के लिए एम्स जो है वो कोई राजनीति का विषय होगा, कोई स्वास्थ्य का विषय होगा। मेरे लिए ये बहुत ही इमोशनल है और आज मेरा सपना और मकसद सांसद होने का जो है पूरा हो गया। एक होता है कि मकसद क्या है तुम्हारा, तो मेरा मकसद पूरा हो गया। वे हमारे डॉक्टर रोज बैठेंगे, 13 विषयों के चिकित्सक रोज बैठेंगे। सैटरडे को थोड़ा सा समय कम होगा, लेकिन बाकी 5 दिन 8:30 से 10:30 बजे तक पंजीकरण होगा। तो झारखंड को एम्स ओपीडी की सौगात मिली है। देवघर एम्स के ओपीडी में कुल 40 कमरे हैं। यहाँ मरीजों को बैठने के लिए वेटिंग हॉल भी बनाया गया है, जिसमें 80 मरीज बैठ सकते हैं। कैंपस में मरीज के परिजनों के लिए भी इंतजाम किए गए हैं, जबकि एम्स ओपीडी में 16 एक्सपर्ट डॉक्टर के लिए भी अलग से चैम्बर बनाया गया है। देश के 13वें एम्स में बुधवार से ओपीडी में मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। ओपीडी में 30 रुपये में रजिस्ट्रेशन हो सकेगा, जिसके बाद 1 साल तक मरीज इलाज करा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स के आयुष भवन और रैन बसेरा को भी राष्ट्र को समर्पित किया। न्यूज 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। तो देवघर में शुरू होने वाला ये एम्स झारखंड के लिए कितना अहम है, ये समझने की कोशिश करते हैं। झारखंड देश के सबसे गरीब राज्यों में शुमार है। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की हालत जो है वो अच्छी नहीं है, लिहाजा मरीजों को इलाज के लिए रांची और दिल्ली जाना पड़ता है। देवघर में एम्स की शुरुआत से प्रदेश भर के मरीजों को फायदा होगा, यानी कि अब उनको दिल्ली और रांची, पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलाज के लिए लोगों को दूसरे शहरों में अब नहीं जाना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई झारखंड की। इधर बिहार वालों को कल कई तोहफे मिलने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार कल 4 स्टेट हाईवे का उद्घाटन करने के लिए कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। सीएम गांधी मैदान, करगिल चौराहे से एनआईटी चौराहे तक बनने वाले पटना के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का वर्चुअल तरीके से शिलान्यास करेंगे। पटना में डबल डेकर के निर्माण के बाद अशोक राजपथ पर लगने वाले भीषण जाम से लोगों को राहत मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। फ्लाईओवर के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल 4 स्टेट हाईवे का भी उद्घाटन करने वाले हैं। संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल बिहार वासियों को कई बड़े तोहफे देने जा रही है और सबसे पहला जो यहाँ पे शिलान्यास होना है वो है पटना के कारगिल चौक से एनआईटी तक पटना का पहला डबल डेकर जो फ्लाईओवर बनना है उसका कल शिलान्यास होना है। और ये देखिए, ये जो मुख्य सड़क है पटना का गांधी मैदान, यहाँ पे ये कारगिल चौराहा है और कारगिल चौराहा से एनआईटी जाने वाली ये जो रास्ता है, यहीं से डबल डेकर जो फ्लाईओवर है उसका शिलान्यास होना है। आपको बता दूं कि लगभग 2 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर में 324 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हो रहे हैं और यहाँ से जो लगने वाला अशोक राजपथ पर जो जाम है उससे मुक्ति मिल सकेगी। आपको बताऊं कि जो लोग यहाँ से कारगिल चौराहे से जाना चाहते हैं, पीएमसीएच से जाना चाहते हो या फिर पटना कॉलेज जाना चाहते हो, वो निचले फ्लाईओवर से जाएंगे, जबकि महेंद्रू की तरफ जाने वाले लोग जो हैं, एनआईटी जाने वाले लोग सीधा ऊपर से जा सकेंगे। यही नहीं, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो 4 स्टेट हाईवे का भी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दूं कि 4 स्टेट हाईवे का जो उद्घाटन है उसमें बिहिया जगदीशपुर पीरो बिहटा SH 102 है, अमरपुर अकबरपुर SH 85 है और SH 84 और बिहारगंज बाईपास शामिल है। यहाँ पे बताया गया है कि जो फ्लाईओवर का जो निर्माण हो रहा है और जो 4 स्टेट हाईवे जिसका कल उद्घाटन होना है उसको लेकर के एक बड़ी तैयारी की जा रही है, जिसका नीतीश कुमार कल वर्चुअल तरीके से इन सारे चीज़ों का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। माना जा रहा है कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो बड़े दिन से इंतज़ार था कि पटना के अशोक राजपथ का जाम कैसे ख़त्म हो, वो डबल डेकर फ्लाईओवर बनने से ये सपना पटना वासियों के लिए पूरा हो सकेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और आइए अब ये समझते हैं कि जिन स्टेट हाईवे का उद्घाटन होने वाला है उससे बिहार को कितना फायदा होगा। दरअसल कल सीएम विहिया जगदीशपुर पीरो बीटा स्टेट हाईवे नंबर 102 का उद्घाटन करेंगे। इससे 5 जिलों के बीच कई जगहों को की दूरी जो है वो बेहद कम हो जाएगी। सीएम
अमरपुर अकबर नगर स्टेट हाईवे 85 का भी उद्घाटन करेंगे। SH 85 से भागलपुर, बांका और मुंगेर की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सीएम घोघा पंजवारा SH 84 का भी उद्घाटन करेंगे। SH 84 से झारखंड के संथाल परगना से आवागमन आसान होगा। इसके साथ ही सीएम SH 91 पर बिहारीगंज बाईपास का भी उद्घाटन करेंगे। बिहारीगंज बाईपास से मधेपुरा और सुपौल आना जाना आसान होगा। सीएम पटना में पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास करेंगे और इसके बन जाने से अशोक राजपथ पर लगने वाले भीषण जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। इधर मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर बवाल हुआ। हाईकोर्ट के आदेश पर इमामगंज मोहल्ले में कई घरों पर बुलडोजर चले, जिसके विरोध में कई लोग सड़कों पर आ गए, मगर प्रशासन के आगे उनकी एक ना चली। मुजफ्फरपुर नगर थाना क्षेत्र के इमामगंज मोहल्ले में हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसका वहां मौजूद लोगों ने विरोध किया। विरोध और सड़क जाम करने की कोशिश करने वाले लोगों को सख्ती से खदेड़ दिया गया। इसके बाद बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण कर बनाए गए पक्के मकान और झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया। इसके कारण लोगों में आक्रोश रहा। अतिक्रमण हटाने के विरोध में लोगों ने सड़क जाम किया, टायर जलाकर प्रदर्शन किया। हालांकि पदाधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। मौके पर एसडीओ पूर्वी के नेतृत्व में नगर डीएसपी राम नरेश पासवान के साथ नगर मिठनपुरा, काजी मोहम्मदपुर सदर समेत 8 थानों की पुलिस मौजूद थी। सभी पदाधिकारियों ने सूझबूझ के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिकारियों ने लोगों से अपील की और ये कहा कि हाईकोर्ट का आदेश है, इसलिए कानून को अपना काम करने दे। इसमें बाधा डालने पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। वहीं टूटे हुए मकानों के मलबे से लोग अपनी जरूरत के सामान निकालते दिखे। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर अतिक्रमण हटाने की जरूरत क्यों पड़ गई। दरअसल अतिक्रमण हर शहर में बड़ी समस्या बन चुकी है। कई शहरों में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है। लोग सरकारी जमीन पर कब्जा कर घर और दुकान बना लेते हैं, जिसे खाली कराने में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट भी अतिक्रमण को लेकर काफी सख्त है, टिप्पणी करता रहा है। मुजफ्फरपुर में हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण को हटाया गया, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि यहां से अतिक्रमण को हटाया जाए। रांची में रोशनी प्रोजेक्ट के तहत बदल रही है महिलाओं की जिंदगी, और महिलाएं यहां जो कर रही हैं उससे रोशन हो रहे हैं कई गली और घर। देखिए ये रिपोर्ट। महंगाई के इस दौर में शायद ही ऐसा कोई हो जो सस्ती और किफायती चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा। इसी मौके को अवसर में बदलकर दिखाया है रांची के महिलाओं ने। कम से कम लागत से बनी इन सोलर लाइटों की खपत देखकर महिलाओं ने इस कारोबार को आगे बढ़ाने में पहल कर डाली। रांची की रोशनी प्रोजेक्ट के तहत रांची में बने सोलर लैंप की डिमांड दिल्ली, हैदराबाद जैसे कई बड़े राज्यों से आते हैं, जो अब ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के जरिए पूरी की जाएगी। वहीं इस कारोबार के खरीदार हो या ग्राहक, दोनों के लिए फायदे का सौदा है। कम कीमतों में सोलर लाइट मिलने के साथ साथ महिला कारोबारियों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन ये जो हमारे मीटर ऑफ लाइट जो है, ये झारखंड सरकार का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और पूरे भारत में इस तरह की लाइट कहीं नहीं बनती है। झारखंड में हेमंत सोरेन को भी हम लोग बार बार धन्यवाद देते हैं कि रोजगार मिलते ही महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया। इस पहल में जिला प्रशासन ने काफी बढ़ चढ़कर सहयोग किया, जिससे महिलाओं में उत्साह बना हुआ है। और चलिए इस प्रोजेक्ट की अहमियत को समझते हैं। दरअसल रोशनी प्रोजेक्ट रांची जिला प्रशासन की एक योजना है। लाइट की परमानेंट व्यवस्था के मकसद से इस योजना की शुरुआत की गई। प्रोजेक्ट शुरू होने से कई महिलाओं को रोजगार मिला। यहां बनने वाले सोलर लाइट की कीमत काफी कम है, यानी कि काफी किफायती दरों में यहां पर सोलर लाइट उपलब्ध हो जाती है और यहां से कई शहरों में सोलर लाइट की सप्लाई होती है और इसके साथ ही पूरा इलाका रोशन भी होता है और लोगों को रोजगार भी मिलता है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।